Two point masses are separated by a distance x in a vacuum. State an expression for the force F between the two masses m and m. हमें इन दो मैसेज m एंड m के दरमियान जो है स्टेट फोर्स करनी है और कोई भी सिंबल यूज़ करना हो. ऑब्वियसली हमारे पास कैपिटल M ये है पड़ा और एक स्मॉल मैस हमारे पास m है. इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज होगा एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस होगा. और डिस्टेंस यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, x गिवन है, उसने मुझे x दिया है. बोथ आर इन वैक्यूम तो कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन जाएगा. g एज अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वही हमें एक्सप्लेन करना था ओवर द x का स्क्वायर. एंड g जो है वो मेरे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी हम इसे कहते हैं. बेटा मेरे पास एक स्मॉल स्फीयर s है अटैच टू वन एंड ऑफ अ रोड एज शोन इन द फिगर 1.1. हमारे पास है 8.0 सेंटीमीटर से उसने उसको थ्रेड बांधा हुआ है. द रोड हैंग्स फ्रॉम अ वर्टिकल थ्रेड एंड इज़ हॉरिजॉन्टल. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर s to the thread is beta 8.0 centimeter. A large sphere L is placed near to sphere S as shown in the figure 1.2. तो बेटा इनिशियल पोजीशन रॉड की जो है वो यहाँ पर है. ये इनिशियल पोजीशन है उसकी, ये गिवन है मुझे. इनिशियल पोजीशन जो है रॉड की दैट इज़ द इनिशियल पोजीशन. बट रॉड चूँकि दूसरे स्फेयर की प्रेजेंस, लार्ज स्फेयर एल की प्रेजेंस की वजह से अट्रैक्ट होगा अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो. तो बिकॉज वी नो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकली एक दूसरे के ऊपर हमेशा जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगाते हैं. और अगर आप देखें यहाँ पर उसने दिखाया है कि वो अट्रैक्ट हुआ है. मे बी रोड्स मे बी स्फेयर्स आर चार्ज. लाजमी नहीं कि ग्रेविटेशन हो, लेकिन राइट नाउ हम ग्रेविटेशन का टॉपिक कर रहे हैं तो होपफुली ग्रेविटेशनल फोर्स से ही डील करना पड़े. जब बेटा ये अट्रैक्ट हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट इज़ थीटा. और ये उसने मुझे आर्क लेंथ की मैयर दे दी है एस, जिसे हम बोलते हैं वी नो एस इज़ इक्वल टू आर थीटा. एंड रेडियस कितना होगा बेटा हमारे पास 8.0 सेंटीमीटर हो जाएगा. और जो मुझे उसने आर्क लेंथ बताई है दैट इज़ बेटा 1.2 मिलीमीटर्स है पड़ी. तो अब मैं इस क्वेश्चन को फर्दर देखता हूँ. देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्फेयर्स एस एंड एल है पड़ा, कॉजिंग स्फेयर एस टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस of 1.2 mm. The line joining the centers of S and L is normal to the chord. ज़ाहिर है बेटा जो उनके साथ जो हमारे साथ है उसको जो लाइन ज्वाइनिंग है पड़ी, तो हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ S एंड L इज़ नॉर्मल टू द chord. अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये लाइन ज्वाइनिंग है हमारे पास, सेंटर ऑफ S एंड L इज़ नॉर्मल टू द chord. तो ज़ाहिर है कि जो कोड होगा वो इससे नॉर्मल है, तो समवेयर कोड इस पोजीशन में कहीं प्रेजेंट होगा. बट वी डैम केयर जी. तो अब बेटा उसने हमें स्फेयर एस कॉजिंग स्फेयर एस ये स्मॉल वाला मेरा स्फेयर है टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ बेटा 1.2 mm. वही बात आ गई हमारे पास जो आर्क लेंथ हम जिसे बोलते हैं. डोंट कंफ्यूज इट विद स्फेयर एस क्योंकि उसका सिंबल भी हमारे पास एस है. Beta line joining the center of SL and S and L is normal to the chord. Show that the angle theta through which the rod rotates. Obviously we are going to apply arc length. आप लोगों ने O levels में भी पढ़ा है, O levels मैथमेटिक्स में arc length जिसको हम S बोलते हैं is equal to r theta. हमें बेटा theta शो करना है तो S over r हो जाएगा. बेटा arc length कितना है 1.2 mm 10⁻³ हो जाएगा मीटर्स. और बेटा आर मेरे पास कितना है, आई बिलीव 8.0 सेंटीमीटर्स है. तो 8.0 इंटू बेटा 10⁻² मीटर्स हो जाएगा मेरे पास. ये फाइनल आंसर बेटा कैलकुलेटर पे आ जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 10⁻² रेडियंस. आपको पता है रेडियंस इज़ अ यूनिट लेस थिंग होती है. ऊपर भी मीटर्स था, नीचे भी मीटर्स था, बट हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से वी मेंशन इट रेडियंस. बेटा द रोटेशन ऑफ रॉड कॉजेज द थ्रेड टू ट्विस्ट. अब ट्विस्ट प्रोड्यूस हुआ है थ्रेड के अंदर, ज़ाहिर है तो उसकी वजह से यानी कि वो ट्विस्ट हो गया तो उसकी वजह से वो जब रिलीज़ होगा तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा. टॉर्क इज़ रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट द थ्रेड थ्रू एन एंगल बीटा इन रेडियन इज़ गिवन बाय. उसने खुद ही टॉर्क दे दी है. अच्छा टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स में ना स्लाइड सा बहुत स्लाइड सा डिफरेंस किया जा सकता है, डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है. बट एट हायर लेवल, इन योर लेवल, आपके लेवल पे टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हम एक ही लेंगे. एट सिंपल लेवल या मोस्टली हम एक ही लेते हैं. टॉर्क इन टर्म्स
ऑफ इंजीनियरिंग टर्म्स में ज़रा डिफरेंट मीनिंग्स में बोला जाता है, लेकिन आपके यहाँ बिल्कुल सेम है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स सेम है। कैलकुलेट द टॉर्क इन द थ्रेड व्हेन द स्फीयर एल इज़ पोजीशनड एज शोन इन द फिगर 1.2। तो अब बेटा हमारे पास ये वही फिगर 1.2 हो गया, तो हमें इसका टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब फिगर 1.2, यही फिगर बेटा 1.2 है, तो इट मीन्स के बीटा जो है, एंगल बीटा जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, थीटा। और अभी हमने उसे कैलकुलेट किया बेटा, वो कितना आया था, 1.5 10⁻⁻² रेडियंस आया था। तो अब बेटा टॉर्क कितना हो जाएगा हमारे पास, 9.3 इंटू 10⁻⁻10 इंटू बीटा बेटा हो जाएगा मेरे पास 1.5 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस आ जाएगा बेटा। इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, विल गेट 1.4 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर्स। यूनिट्स इसके न्यूटन मीटर्स है, वही मूवमेंट ऑफ फोर्स के। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर एस एंड एल इज़ बेटा 6.0 सेंटीमीटर, इट्स गिवन। ये हमें उसने डिस्टेंस दे रखा है बेटा इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान। द मैस ऑफ स्फीयर एस इज़ 7.5 ग्राम्स है बेटा। इस वाले का जो मैस है वो 7.5 ग्राम्स है हमारे पास। अगर आप इसको वर्टिकल सेंस में देखें, अगर ग्राउंड के हवाले से देखें, बट यहाँ तो जाहिर है कि स्फीयर एस, स्मॉल एस जो है वो अट्रैक्ट हुआ है टुवर्ड्स लार्ज स्फीयर, तो आपको वेट इस तरीके से बनाना पड़ेगा। सेंस ये है कि वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब द मैस ऑफ स्फीयर एस इज़ 7.5 g एंड द मैस ऑफ स्फीयर एल इज़ 1.3 kg। बाय इक्वेटिंग द टॉर्क इन B2 टू द मोमेंट अबाउट द थ्रेड प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर्स, वही बात आ गई बेटा, उसने कहा है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द स्फीयर्स है। आप इसको इस तरीके से मत देखें कि वो लाइक वर्टिकल है। उसने पहले ही आपको बताया कि थ्रेड जो है वो नॉर्मल है टू देयर लाइन ऑफ जो भी उनकी ज्वाइनिंग है पड़ी, तो थ्रेड तो यहाँ पर कहीं पर है, तो डोंट कंफ्यूज इट विद सिंपल ग्रेविटी। अब बेटा वो अगले क्वेश्चन में हमें कहता है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बताता है कि वी हैव टू फाइंड आउट, इन दोनों को इक्वेट करना है। प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स, कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बेटा हमें इस एक्सपेरिमेंट से ना प्रैक्टिकली जी को कैलकुलेट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, हमें पता है फोर्स अगर ये है तो डिस्टेंस कितना है इनके दरमियान बेटा, तो 8.0 सेंटीमीटर है। अब बेटा ये 8.0 सेंटीमीटर जो है इनके दरमियान डिस्टेंस है, तो फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ग्रेविटेशनल होएगी, प्लीज़ बी केयरफुल। फोर्स क्या होएगी, इज़ इक्वल टू जी कैपिटल एम। मैं इसका मैस अज्यूम कर सकता हूँ, स्मॉल मैस जो है बेटा एस वाले का अज्यूम कर सकता हूँ, एंड देन देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और वो कितना है मुझे 6.0 सेंटीमीटर्स गिवन है बेटा। तो 6.0 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर मैं अज्यूम कर सकता हूँ। अब मेरे पास टॉर्क अगर इसके ऊपर जो एक्ट करेगा बेटा वो क्या होगा, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। दिस इज़ माय पिवट, अगर आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि इसी जगह वो थ्रेडेड है हमारे पास। तो अब बेटा ये हमारे पास जो है एफ़ इज़ इक्वल टू क्या वैल्यू बन जाएगी एफ़ की, एफ़ इनटू द डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस क्या है मेरे पास बेटा, यहाँ पर डिस्टेंस मेरे पास है 8.0 है पिवट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज़ माय डिस्टेंस 8.0। तो एफ़ इंटू बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई इंटू 8.0 सेंटीमीटर्स विच इज़ गोइंग टू बिकम 10⁻⁻² मीटर्स इज़ इक्वल टू बेटा, इसे किसके इक्वेट करना है मुझे, उसने कहा बाई इक्वेटिंग द टॉर्क इन B2 वाले टॉर्क के इक्वल इक्वेट करना है। और वो क्या वैल्यू आई थी बेटा, 1.4 10⁻⁻11 आया था मेरे पास, 1.4 10⁻⁻11 आया था बेटा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मैंने यहाँ पर उसका फार्मूला लिख दिया था। मेरे पास मैस स्फीयर एस का जो है बेटा 7.5 ग्राम्स है और एल का 1.3 kg है। तो जी इंटू बेटा मैं इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। कैपिटल एम इज़ 1.3 kg एंड नेक्स्ट वन इज़ द 7.5 ग्राम्स। तो 7.5 ग्राम्स को जब मैं kg में कन्वर्ट करूँगा इंटू 10⁻⁻³ kgs में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। 8.0 पहले से अवेलेबल है मेरे पास, 8.0 10⁻⁻² हो जाएगा बेटा, एंड द स्केयर ऑफ देयर डिस्टेंस 6.0 10⁻⁻² का स्केयर है बेटा मेरे पास, एंड द फाइनल आंसर इसको इक्वेट कर दूंगा 1.4
दिस वैल्यू जो कि मुझे टॉर्क प्रीवियस पार्ट में गिवन था, बिकॉज इन दोनों टॉर्क्स को उसने मेंशन किया था कि दोनों टॉर्क्स को आपने इक्वेट करना है। जब आप इन दोनों टॉर्क्स को इक्वेट करके हटोगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा, जी की वैल्यू बेटा कैलकुलेट हो जाएगी एंड यही वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। तो इसको सब्जेक्ट बना सकते हो आप यहाँ से सिंपली। तो बेटा अब जी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जी इज़ इक्वल टू हो जाएगा सिंपली जब आप कैलकुलेट करके हटोगे तो 6.4 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो इट्स सिंपल हो गया। सजेस्ट वाई द टोटल फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स में नॉट बी इक्वल टू द फोर्स कैलकुलेटेड यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बेटा ये जो हमने टोटल फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स में नॉट बी इक्वल टू द फोर्स कैलकुलेटेड यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑब्वियसली जी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है एक्सपेरिमेंट में। तो क्या रीज़न है कि वो कह रहा है कि टोटल फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स में नॉट बी इक्वल टू द फोर्स कैलकुलेटेड यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो कह रहा है अगर आप टोटल फोर्स कैलकुलेट करो तो वो इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल नहीं आएगी। क्यों, क्या रीज़न है हमारे पास, इसकी रीज़न क्या है बेटा? कॉमन सेंस है। पहली बात तो ये है कि आप लिख सकते हो एक नंबर का एक ही रीज़न आपने देना है, तो आप मल्टीपल आंसर्स इसके दे सकते हो। आप लिख सकते हो लॉ जो है ओनली अप्लाइज टू पॉइंट मैसेज, द मोस्ट फेवरेट आंसर ऑफ स्टूडेंट्स। लॉ जो है ओनली अप्लाइज टू, ओनली बेटा अप्लाइज होता है टू पॉइंट मैसेज, हमारे पास पॉइंट मैसेज पर अप्लाई होता है, नॉट अपॉन द जो है और जो स्फेयर्स हैं बेटा वो हमारे पास जो हैं, आवर स्फेयर्स जो हैं दे आर नॉट जो है आर नॉट हमारे पास पॉइंट मैसेज नहीं है एंड इनके दरमियान डिस्टेंस भी काफ़ी कम है। तो न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए यू नीड अ ह्यूज डिस्टेंस, ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स अगर बहुत लार्ज साइज़ के भी हैं तो वो पॉइंट मैसेज हो जाएं। सेकंड बेटा आप लिख सकते हैं स्फेयर्स जो हैं मे बी चार्ज हो सकते हैं, तो पॉसिबल है कि जो आप टोटल फोर्स दरमियान में निकालो तो वो इक्वल टू एफ़ ग्रेविटेशन प्लस एफ़ इलेक्ट्रिक आ रही हो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स आ रही हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो, तो आप अगर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहे हो और स्फेयर्स चार्ज हैं तो उस वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स को मिस कर रहे हो। कूलम्स लॉ जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा आगे पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रिकल उसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर। तो बेटा पॉसिबल है कि स्फेयर्स जो हैं वो चार्ज हों, या फिर जो है ये भी पॉसिबल है कि मैसेज आप लिख सकते हो मैसेज आर नॉट आइसोलेटेड बिकॉज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है एप्लीकेबल है टू द आइसोलेटेड सिस्टम्स को।